हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 को पढ़ेंगे। तो ये जो एक्ट है वो क्यों बनाया गया, सिंपल सा रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे इंडियंस जो कि यहाँ पे फ्रॉड करके, इकोनॉमिक फ्रॉड करके वो इंडिया से भाग जाते हैं, एक तरीके से इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको वहाँ से पकड़ के लेके आए एंड देन उसके उनके ऊपर प्रोसीडिंग करें। तो उस चीज़ के सोल्यूशन के तौर पर हमारी कंट्री में एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। फ्यूजिटिव मतलब जो पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है, जो भाग रहे हैं यहाँ से, उनके लिए हमने ये एक्ट बनाया। तो इसके अंदर जो हमारी सबसे बेसिक रेमेडी है कि हम उसके लिए क्या सोल्यूशन लेके आए, वो क्या है, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करना। कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी इंडिया में, उसको हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो अब वो किस तरीके से अटैच होगी, क्या हम किसी की प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं, पहले हमको उसको किस तरीके से एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हमें इस एक्ट के अंदर दे रखी है। तो इस एक्ट को हम स्टार्ट करते हैं और इसके पीछे रीज़न देखते हैं कि ये क्यों लाया गया। तो इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर्स के अंदर ये एक डिवाइडेड है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। पहला जो चैप्टर है वो प्रीलिमिनरी, जैसे कि सभी एक्ट्स के अंदर होता है, प्रीलिमिनरी के बारे में बात करता है। दूसरा करता है कि हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है और उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करते हैं। और चैप्टर 3 के अंदर हमें मिसलेनियस बातें बताई गई है। तो ये जो एक्ट है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, प्रीलिमिनरी, डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, और तीसरा मिसलेनियस। तो सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट दे रखा है, देन डेफिनेशन दे रखा है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब अलग से समझने के लिए कुछ उसके अंदर नहीं है। तो हमें सेक्शन 4 से ही बेसिकली देखना है। पहले सेक्शन 1 के अंदर तो वही बात हमें बता रखी है कि दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। और कब से फोर्स के अंदर आएगा? 21 डे ऑफ अप्रैल 2018 से फोर्स के अंदर आएगा। और यहाँ पे हमें रीजन भी बता रखा है कि ये क्यों लेके आया गया। इसके अंदर हमें मेजर्स दिए गए हैं ताकि हम क्या कर सकें, जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनको डिटेयर कर सके, उनको रोक सके कि वो जो इंडिया के अंदर प्रोसेस ऑफ लॉ है उससे बच सके। अब वो जैसे इंडिया से बाहर जाके रहते हैं तो वो इस प्रोसेस से बच जाते थे इससे पहले। टू प्रिजर्व द सेंसिटी ऑफ द रूल इन इंडिया फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो इन सब चीज़ों से अब हमको उभारने के लिए एक तरीके से इस एक्ट को बनाया गया। तो अब सेक्शन 4 क्या करता है कि हमें किस तरीके से डिक्लेयर करवाना होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन लगानी होती है स्पेशल कोर्ट के अंदर। और ये एप्लीकेशन हम नहीं लगा सकते, डायरेक्टर लगाता होता है। तो यहाँ पे बता रखा है क्या है कि वेयर द डायरेक्टर और एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, की कम से कम डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर होना चाहिए या फिर एटलीस्ट डिप्टी डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर होना चाहिए जिसको ऑथराइजेशन मिली हो डायरेक्टर के थ्रू। ये भी डायरेक्टली जाके एप्लीकेशन नहीं लगा सकता डिप्टी डायरेक्टर रैंक का जो ऑफिसर है, एटलीस्ट इसको डायरेक्टर से क्या मिली हो, ऑथराइजेशन मिली हो इस पर्पस के लिए। अगर इसके पास, डायरेक्टर के पास या डिप्टी डायरेक्टर के पास रीज़न टू बिलीव है, क्या है, रीज़न टू बिलीव है। अब ये जो रीज़न टू बिलीव है ये राइटिंग के अंदर देना पड़ता है कि क्यों आपको ऐसा लग रहा था कि ये जो व्यक्ति है इसको हमें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करना चाहिए। तो जब डायरेक्टर या फिर डिप्टी डायरेक्टर, जब उसके पास रीज़न टू बिलीव होता है जिसको वो राइटिंग में देता है, किस बेसिस पे, जो भी मटेरियल उसके पोजीशन के अंदर है उस बेसिस पे कि जो इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या है, अपने आप में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। तो फिर ये जो डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर है वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है किसके पास, स्पेशल कोर्ट के अंदर, कि ये जो इंडिविजुअल है इसको क्या किया जाए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करवाया जाए। तो यानी कि ये कौन डिक्लेयर करवाता है, डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर डिक्लेयर करवाता है जब उसके पास रीज़न टू बिलीव होता है कि ये व्यक्ति जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। तो वो एप्लीकेशन लगाता है स्पेशल कोर्ट के अंदर कि इस इंडिविजुअल को क्या डिक्लेयर किया जाए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाए। तो ये हमें क्लियर है कि कौन एप्लीकेशन लगा रहा है, डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर। फिर ये जो एप्लीकेशन है सबसेक्शन 1 की, शेल कंटेन, अब ये जो आपने एप्लीकेशन लगाई थी स्पेशल कोर्ट के अंदर, इसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, इसके अंदर आपके पास रीज़न फॉर द बिलीव दैट इंडिविजुअल इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो आपको रीज़न फॉर बिलीव की, आपके पास क्या रीज़न था कि आपको ये भरोसा हो रहा है कि ये व्यक्ति जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, तो उसका रीज़न बताइए। आपको ये अपनी एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल है एज टू वेयर अबाउट्स ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, उसके बारे में आपके कोई भी आपके पास उसके वेयर अबाउट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारी आपको उस एप्लीकेशन के अंदर डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी उसकी इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं अलग अलग लोकेशंस के अंदर, वो सारी आपको लिस्ट देनी पड़ेगी कि फर्स्ट
ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लोकेटेड है, इसकी वैल्यू इतनी है, वो सारी चीज़ें आपको लिख के देनी पड़ेंगी, लिस्ट देनी पड़ेंगी आपको। और द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टीज बिलीव टू बी द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग एनी सच प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया फॉर विच कॉन्फिस्केशन इज सोल्ड। तो इंडिया के अंदर भी और इंडिया से बाहर भी अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि उसने इस तरीके से एक्वायर की है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के थ्रू एक्वायर किया, तो उसकी सारी आपको लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी या वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी सारी उसकी एक लिस्ट बना के आपको लगानी होगी इस एप्लीकेशन के अंदर। अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी और बेनामी प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल इन इंडिया और अब्रॉड फॉर विच कॉन्फिस्केशन इज सॉट। और इसके अलावा जो भी उसकी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं या बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिया के अंदर या अब्रॉड के अंदर, उसकी भी आपको सारी लिस्ट लगानी होगी जिनको भी आप चाहते हो कि वो कॉन्फिस्केट हो जाए। ये भी कॉन्फिस्केट करवाना चाहते थे, ये भी आप कॉन्फिस्केट कराना चाहते हो। तो यहाँ पे एक तरीके से पहले किसके लिए है, प्रोसीड ऑफ क्राइम के थ्रू जो उसने प्रॉपर्टीज़ ली है, दूसरी उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है या बेनामी प्रॉपर्टीज़ है इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर, इसकी भी आपको लिस्ट इसके अंदर लगानी है। देन इसके साथ साथ आपको और क्या मेंशन करना है इस एप्लीकेशन के अंदर, लिस्ट ऑफ पर्सन हु मे हैव इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टी लिस्टेड इन अंडर क्लॉज सी एंड डी। तो इन दोनों के अंदर, इन क्लॉजेस के अंदर अगर आपको लगता है कोई और व्यक्ति है जिसका इंटरेस्ट है, तो उस व्यक्तियों के नाम भी आपको लिखने हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि ये 5 चीज़ें आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करना ज़रूरी होता है जब भी आप सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 के अंदर एप्लीकेशन लगाओगे, यानी कि डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल कोर्ट के अंदर जब भी एप्लीकेशन लगाएगा किसी व्यक्ति को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करवाने के लिए, तो उसको ये 5 बातें अपनी एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करना ज़रूरी होंगी। द अथॉरिटीज अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट शेल बी अथॉरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो जो अथॉरिटीज़ किसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए ऑथराइज की गई थी, कि जो भी अथॉरिटीज़ उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करेंगी, जिनका भी केसेस जो भी उस एक्ट के अंदर ऑफेंस करेंगे, उनका जहाँ पे केस चलेगा, उन्हीं सेम इस एक्ट के अंदर भी अगर कोई ऑफेंस होता है तो उनका केस भी वहीं पे चलेगा जहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस चलेगा। और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जो उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करती हैं, वही अथॉरिटीज़ यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेट करेंगी। तो वो सारी अथॉरिटीज़ यहाँ पे भी सेम आके काम करेंगी। इस सबसेक्शन 3 के थ्रू उन सभी अथॉरिटीज़ को पावर दे दी गई। तो ये सेक्शन 4 के अंदर हमें बताया गया है कि किस तरीके से हम किसी के लिए अगेंस्ट एप्लीकेशन लगवाएंगे। देन उसके बाद क्या है कि हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय द डायरेक्टर। तो या तो डायरेक्टर खुद या फिर किसी भी ऑफिसर को जिसको डायरेक्टर ने ऑथराइज किया है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। तो ये जो ऑफिसर है ये एटलीस्ट डिप्टी डायरेक्टर रैंक का होना ही चाहिए, जैसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था सेक्शन 4 के अंदर। मे, यहाँ पे क्या वर्ड है, मे, with the permission of special court attach any property mentioned in the application under section 4 by an order in writing in such manner as may be prescribed। तो जो भी उन्होंने एक लिस्ट जो हमने पढ़ी थी ना अभी सेक्शन 4 के अंदर, ये हमने सब सेक्शन 2 में पढ़ा था कि ये लिस्ट लगानी है, तो उनमें से किसी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो आप, स्पेशल कोर्ट की परमिशन से अटैच कर सकते हो और उसके ऑर्डर्स आपके पास राइटिंग के अंदर होने चाहिए। कौन कर सकता है, डिप्टी डायरेक्टर से ऊपर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको डायरेक्टर ने ऑथराइज किया, या डायरेक्टर खुद भी कर सकता है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, जिसकी भी लिस्ट उन्होंने उस एप्लीकेशन के अंदर दी थी, जिसके अंदर स्पेशल कोर्ट से बोला था कि आप इस व्यक्ति को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दो, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उनमें से अगर आपके पास किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑर्डर मिल जाता है स्पेशल कोर्ट से, तो आप स्पेशल कोर्ट की परमिशन से उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो, आप यानी कि डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर से ऊपर लेवल का कोई भी ऑफिसर जिसको डायरेक्टर ने ऑथराइज किया है। फिर सबसेक्शन 2 के अंदर बोलता है कि कुछ भी जो हमें सबसेक्शन 1 में दिया है या सेक्शन 4 के अंदर दिया है, the director or any other person not below the rank of deputy director authorized by the director may by an order in writing at any time prior to the filing of this application under subsection 4 attach any property। तो यहाँ पे एक तरीके से सबसेक्शन 2 के अंदर ये पावर दी जा रही है किसको, डायरेक्टर को या फिर किसी भी ऑफिसर को जो कि डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर से ऊपर लेवल का व्यक्ति है। किस चीज़ की पावर दी जा रही है कि ये क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर कर सकते हैं राइटिंग के अंदर कि ये जो डायरेक्टर हैं या डिप्टी डायरेक्टर है वो राइटिंग के अंदर ऑर्डर कर सकते हैं अपनी वो जो सेक्शन 4 की एप्लीकेशन है उसको फाइल करने से पहले अटैच एनी प्रॉपर्टी। तो ये क्या ऑर्डर कर सकते हैं राइटिंग के अंदर कि किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, यानी कि वो जो पूरी एप्लीकेशन फाइल हो रही है स्पेशल कोर्ट के अंदर जहाँ पे आप लिस्ट मेंशन कर रहे हो, और अगर आपने लिस्ट में मेंशन किया तो उसके बाद आप सब सेक्शन 1 के हिसाब से सेक्शन 5 के किसी प्रॉपर्टी को अटैच करते हो कोर्ट की राइटिंग ऑर्डर के अंदर,
तो वो सब चीज़ इसने कहा दरकिनार कर दो आप अगर आपको लग रहा है कोई भी प्रॉपर्टी यानी कि डायरेक्टर को या डिप्टी डायरेक्टर को, तो वो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। अब किस तरीके से, फॉर विच देर इज़ अ रीज़न टू बिलीव, वो क्यों करेगा, यानी कि अभी कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगाई, उससे पहले ही वो अटैच कर रहा है, तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए। किसके पास, डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर के बाद, क्या, दैट द प्रॉपर्टीज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और इज अ प्रॉपर्टी ऑफ और बेनामी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिविजुअल हु इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अगर डिप्टी डायरेक्टर या उससे ऊपर के किसी लेवल के व्यक्ति के पास, यानी कि डायरेक्टर तक के लेवल के व्यक्ति के पास ये रीज़न टू बिलीव है कि ये प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या बेनामी प्रॉपर्टी है उस इंडिविजुअल की जो कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, तो वो प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है बिना कोर्ट में जाए भी डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर्स के द्वारा। दूसरी चीज़, विच इज़ बीइंग और इज़ लाइकली टू बी डील विद अ मैटर, यहाँ पे देखो वर्ड क्या यूज़ हुआ है, एंड वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी को आप ऐसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ही कर सकते तो फिर आपका सेक्शन 4 का तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एंड विच इज़ बीइंग और लाइकली टू बी डील विद इन अ मैनर विच में रिजल्ट इन द प्रॉपर्टी बीइंग अनअवेलेबल फॉर कॉन्फिस्केशन, यानी कि अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है कि भाई वो प्रॉपर्टी अपनी बेच देगा किसी को, या वो किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, इस तरीके की कोई भी सिचुएशन होने वाली है, तो यहाँ पे फिर उसको बोला गया कि आप सेक्शन 4 की एप्लीकेशन का वेट मत करो, उस सिचुएशन में डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर आप उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो। कब कर सकते हो, अगर ये रीज़न टू बिलीव है कि वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को अनअवेलेबल करवा देगा, तो उस सिचुएशन में अगर इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी है तो उसको सेक्शन 4 की एप्लीकेशन लगाए बिना ही अटैच किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर और एनी ऑफिसर who provisionally attach any property under this subsection shall within a period of 30 days from date of such attachment file an application under section 4 before special court। तो अगर आप इस सेक्शन को यूज़ करते हो, सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 को यूज़ करते हो, तो आप डायरेक्टर या जो भी ऑफिसर हो, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको विद इन 30 डेज क्या करना है, स्पेशल कोर्ट के अंदर सेक्शन 4 की एप्लीकेशन लगानी है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। और सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर दिस सेक्शन शैल कंटिन्यू फॉर पीरियड ऑफ 180 डेज। तो अगर आपने इस सेक्शन के अंदर किसी प्रॉपर्टी को अटैच किया है तो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए कर सकते हो आप, 180 डेज के लिए कर सकते हो, फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और सच अदर पीरियड एज में बी एक्सटेंडेड बाय द स्पेशल कोर्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। अब मान लो कोर्ट ने बोला कि नहीं 90 डेज के लिए करोगे, 100 डेज के लिए करोगे, तो वो सब चीज़ें वैलिड हैं, मैक्सिमम 180 डेज तक अटैच किया जा सकता है। Nothing in this section shall prevent the person interested in the enjoyment of the immovable property attached under subsection 1 from such enjoyment। अब कोई और व्यक्ति अगर उस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप उस व्यक्ति को रोक नहीं सकते इस सेक्शन के कारण कि इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है, क्योंकि उसकी थोड़ी ना कोई गलती थी, अगर कोई और थर्ड व्यक्ति भी है तो उसको आप नहीं रोकोगे। तो ये हमारे पास सिचुएशन होगी कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं सेक्शन 5 के अंदर। सबसेक्शन 1, 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 हमने समझा। फिर आता है सेक्शन 6 हमारे पास, पावर ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स, कि अब डायरेक्टर जो है या अदर ऑफिसर्स जो हैं जिनको भी ऑथराइज कर रहा है या कोई भी ऑफिसर है, उनके पास क्या पावर्स हैं इस फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के अंदर। तो जो डायरेक्टर है या कोई भी ऑफिसर है, शेल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 4, यानी कि जब उसके पास एप्लीकेशन लग रही है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करवाने के लिए, तो उस डायरेक्टर या अदर ऑफिसर के पास सेम पावर्स आ जाएंगी जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होती है सीपीसी के अंदर। क्या पावर होती हैं कि वो क्या ऑर्डर कर सकता है सिविल कोर्ट, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन की ऑर्डर कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की अटेंडेंस के लिए ऑर्डर कर सकता है, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स की ऑर्डर कर सकता है, एविडेंस रिसीव कर सकता है एफिडेविट के ऊपर, कमीशन इशू कर सकता है विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए, और एनी अदर मैटर विच में भी प्रिस्क्राइब। तो ये सारी की सारी पावर्स जो हैं वो डायरेक्टर या अदर ऑफिसर के पास भी आ जाती हैं एज पर सेक्शन 6 ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ठीक है, सब सेक्शन 7 पे आए। अब यहाँ पे आता है पावर ऑफ सर्वे, सर्वे करने की पावर की बात की जा रही है। तो जो भी हमें चीज़ें दी गई हैं सेट के अंदर, जहाँ पे डायरेक्टर या कोई और ऑफिसर ऑथराइज है, मतलब जिसको भी ऑथराइज किया गया अदर ऑफिसर को, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजीशन हैज़ रीज़न टू बिलीव, अगर उसके पास रीज़न टू बिलीव है इस ऑफिसर के पास, जिसको भी वो राइटिंग के अंदर देगा, दैट एन इंडिविजुअल में भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, कि भाई एक इंडिविजुअल ए है, वो क्या है कि वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, इनके पास रीज़न टू बिलीव है। तो उस सिचुएशन के अंदर ये जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं या कोई और ऑफिसर है जिसको डायरेक्टर ने ऑथराइज़ किया है, वो क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस के ऊपर एंटर कर सकते हैं
विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया असाइन टू हिम, जो भी लिमिट मतलब जो भी एरिया उसको असाइन हुआ है उसके अंदर कहीं पे भी वो एंटर कर सकते हैं, और in respect of which he is authorized for the purpose of this section by such other authority who is assigned the area within such place is situated। तो जहाँ पे भी वो एरिया सिचुएटेड है और उसको अथॉरिटी से परमिशन मिली है तो उस एरिया के अंदर वो कैसे भी घुस सकते होते हैं। ये पावर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को दी गई है। तो यानी कि एक तरीके से वहाँ पे जाके जब देखेंगे तभी तो और चीज़ें हमारे को एविडेंस मिल सकते हैं, इसलिए ये पावर दी गई है। जैसे सीआरपीसी में भी देते हैं ये पावर्स इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को। वेयर द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम, यानी कि डायरेक्टर को या कोई भी ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजीशन हैज़ रीजन टू बिलीव, जिसको राइटिंग में देगा कि कोई इंडिविजुअल जो है वो फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, एंड इट इज़ नेसेसरी टू एंटर एनी प्लेस मेंशन इन सबसेक्शन 1, और ये ज़रूरी है कि जो ये कोई भी इनमें से प्लेस के अंदर एंटर करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे ये जो डायरेक्टर है या ऑफिसर है वो रिक्वेस्ट कर सकता है उस प्रॉपर्टी के प्रोप्राइटर से, एम्प्लॉय से या कोई और व्यक्ति से जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है कि वो वहाँ पे उसको एंटर करने दे, टू अफोर्ड हिम नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट सच रिकॉर्ड, और उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें नेसेसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो कि हम इस प्लेस को इन्वेस्टिगेट कर सकें। दूसरा, अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी टू चेक और वेरीफाई द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और वो अलाउ करे या नेसेसरी फैसिलिटीज़ दे कि वहाँ पे वो चेक कर सके कि वो प्रॉपर्टी जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या नहीं है। ये वेरीफाई करने के लिए उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ उस व्यक्ति के द्वारा जो कि उस प्रॉपर्टी का प्रोप्राइटर है, एम्प्लॉय है या कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पे प्रेजेंट है। तीसरी चीज़, यही जो डायरेक्टर हैं या डिप्टी डायरेक्टर हैं वो उनसे बोल सकते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो भी उनके द्वारा मांगी जा रही है और वो उनके लिए यूज़फुल है। किन के लिए यूज़फुल है? डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर के लिए, कोई भी ऑफिसर के लिए, या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए, मतलब किसी भी तरीके से जो कि इस एक्ट के अंदर जब प्रोसीडिंग चलेंगी तो रेलिवेंट हो जाएगी वो चीज़, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है और वो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो प्रोप्राइटर है उस प्रॉपर्टी के, एम्प्लॉई हैं या जो भी पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है। The director or any other officer acting under this section may place marks of identification। अब आप वो कहीं पे एंटर करते हैं डायरेक्टर या ऑफिसर, अब वहाँ पे वो चेक करते हैं, चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, तो किसी चीज़ के ऊपर वो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हैं किसी भी तरीके से। जैसे कोई बुक्स वगैरह इंस्पेक्ट की तो वहाँ पे वो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हैं कि ये चीज़ हम चेक करके गए थे, या जैसा भी उनको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगाना है। मेक इन्वेंट्री ऑफ द प्रॉपर्टी चेक और वेरीफाइड बाय हिम, इन्वेंट्री बना सकते हैं कि हमने ये प्रॉपर्टी जो है चेक की है, उनका पूरा रिकॉर्ड बना सकते हैं। रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन प्रेजेंट एट द प्रॉपर्टी विच विल बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, तो कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पे प्रेजेंट था उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी स्टेटमेंट भी ली जा सकती है, किसके द्वारा? डायरेक्टर या ऑफिसर के द्वारा। तो ये सेक्शन 7 के अंदर हमें बात बताई गई है। देन सेक्शन 8 के ऊपर आते हैं जहाँ पे बात की गई है सर्च एंड सीजर की। तो जो डायरेक्टर हैं या कोई और ऑफिसर हैं जो कि इस रैंक से नीचे के नहीं हैं, तो इस सेक्शन के लिए यानी कि इस एक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन है और उनके पास रीज़न टू बिलीव है, जिसको रीज़न को राइटिंग के अंदर देंगे कि कोई भी पर्सन को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करना है, या उसके पास कोई प्रोसीड्स हैं क्राइम की, मतलब उसके पोजीशन में है, या पोजीशन कोई रिकॉर्ड है उसके पोजीशन में जो कि प्रोसीड ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, या उसके पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, देन सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड इन दिस बिहाफ ही में अथराइज एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो इस सिचुएशन के अंदर ये जो डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है वो किसी भी ऑफिसर को जो कि उसके सबऑर्डिनेट है अथराइज कर सकता है ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे उसको ये 4 चीज़ें लग रही हैं कि किसी के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है या कोई प्रोसीड्स हैं जो कि क्राइम से रिलेटेड हैं, तो उस सिचुएशन में वो किसी ऑफिसर को अलाउ कर सकता है कि वो किसी भी बिल्डिंग के अंदर, प्लेस के अंदर, वेसल के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर कर जाए जहाँ पे उनको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं उनको मिल जाएंगी, ये 4 चीज़ें जो उनको मिल जाएंगी, या किसी भी ताले को तोड़ना, बक्से को तोड़ना, लॉकर को तोड़ना, ये सारी चीज़ें इनको अलाउ रहेंगी। फिर उसके बाद ये भी जो भी इन्हें प्रॉपर्टी मिलती है उसको ये सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हैं उसके ऊपर, उसकी इन्वेंट्री का नोट बना सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति को ओथ के ऊपर एग्जामिन कर सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो ये सारी पावर्स इनके पास अवेलेबल रहती है। वेयर एन अथॉरिटी अपॉन इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग सर्वे अंडर सेक्शन 7 जो हमने ऊपर सर्वे किया था उसके अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है अथॉरिटी को और वहाँ पे अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है कि एनी एविडेंस शेल बी और इज लाइकली टू बी कंसील्ड और टेम्पर विद ही मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंटर सच
एंड सर्च द बिल्डिंग और प्लेस वेयर सच एविडेंस इज लोकेटेड एंड सीज दैट एविडेंस। तो वहाँ पे अथॉरिटी को लगता है कि भाई वो जो भी हमने सर्वे किया था उसके अंदर हमें कोई एविडेंस मिल रहे हैं उस तरीके से, तो वो जो एविडेंस है वो कंसील किए जा सकते हैं या टेम्पर किए जा सकते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर जो अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, अपना रीज़न लिख के राइटिंग में कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दो काम हो सकते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे भी वो एविडेंस अवेलेबल है वहाँ एंटर कर सकती है, सर्च कर सकती है और उस एविडेंस को सीज कर सकती है। तो ये पावर सेक्शन 8 के अंदर उस अथॉरिटी को दिए गए हैं। देन सेक्शन 9 सर्च की पावर भी देता है कि आप पर्सन को भी सर्च कर सकते हो। तो अगर कोई अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अथॉराइज की गई है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर हैज़ रीज़न टू बिलीव, उसके पास कोई रीज़न टू बिलीव है जिसको राइटिंग के अंदर लिखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है secreted about his person or anything under his possession, ownership or control, any record or proceeds of crime which may be useful for relevant to any proceeding under this act, यानी कि कुछ भी इस तरीके के प्रोसीडिंग जो कि लगता है उस व्यक्ति कंसील कर रहा है अपने पास, he may search that person and seize such record or property which may be useful for relevant to any proceeding under this act। तो उस सिचुएशन में जो अथॉरिटी है उस व्यक्ति को सर्च कर सकती है, उसके पास से इस तरीके की कोई चीज़ मिलती है तो उसको सीज भी कर सकती है उस प्रॉपर्टी को जो कि इस एक्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए रेलिवेंट है या यूज़फुल है। तो उसको सर्च करने की और उसके पास से जो चीज़ मिल रही है उसको सीज करने की पावर दी गई है। और जहाँ पे अथॉरिटी है, ये जो अथॉरिटी है ये किसी व्यक्ति को सर्च करने वाली है तो उस सिचुएशन की ही शैल इफ सच पर्सन सो रिक्वायर्ड टेक सच पर्सन विद इन 24 आवर टू द नियरेस्ट गजेटेड ऑफिसर। तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को नियरेस्ट गजेटेड ऑफिसर के सामने लेके जाया जा सकता है, सुपीरियर इन रैंक टू हिम और अ मजिस्ट्रेट, या मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ या जो भी गजेटेड ऑफिसर उससे रैंक की मतलब रैंक में सीनियर है। और साथ में यहाँ प्रोविजो भी दे रहा है कि अगर पीरियड ऑफ 24 आवर्स शैल इंक्लूड द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी अंडरटेकन, तो ये वो सीआरपीसी वाली चीज़ ही होगी कि ये जो लाने ले जाने का टाइम है 24 घंटे में वो इंक्लूड नहीं होगा। इफ़ द रिक्विजिशन अंडर क्लॉज बी इज़ मेड, कि भाई ये मांग की जाती है उस व्यक्ति के द्वारा जिसकी भी सर्च की जा रही है कि उसको गस्टेड ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस किया जाए, द अथॉरिटी शैल नॉट डिटेन द पर्सन फॉर मोर देन 24 आवर्स प्रायर टू टेकिंग हिम बिफोर गस्टेड ऑफिसर। तो 24 घंटे से ज़्यादा अगर डिटेन करना है तो आपको विद इन 24 आवर्स उसको गस्टेड ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर उसने इस चीज़ की डिमांड की है। और इस सिचुएशन में अगर उसने डिमांड किया तो फिर आप उसको 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते अगर आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो। गस्टेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट किसी के सामने भी प्रोड्यूस कर लो, बिफोर हुम एनी सच पर्सन इज ब्रॉट शेल इफ ही सीज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर सर्च फॉर विद डिस्चार्ज सच पर्सन बट अदरवाइज शेल डायरेक्ट द सर्च बी मेड। अब ये जो गस्टेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट जिसके सामने भी प्रोड्यूस किया जाएगा उसको ये लगता है कि नहीं इसको इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है या कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि इसको सर्च किया जाए, तो उस सिचुएशन में उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, और अगर लगता है कि हाँ करना चाहिए तो वो उसको फिर सर्च किया जाएगा। तो जब भी कोई सर्च किया जाएगा क्लॉज ए या क्लॉज डी के अंदर, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा या ए क्लॉज के अंदर पढ़ा था, तो जो अथॉरिटी है वो क्या करेगी, 2 या 2 पर्सन को वहाँ पे एज अ विटनेस बुला लेगी कि भाई देख लो तुम्हारे सामने इसको सर्च कर रहे हैं, कुछ उसके अंदर पास से निकलेगा या कुछ होगा तो आप लोगों की नज़रों में निकलेगा, हम इसको कुछ नहीं दे रहे या ऐसा कुछ जो भी है आपके सामने होगा, तो इनको 2 व्यक्तियों को विटनेस बनाया जाएगा। तो ये एक चीज़ एक तरीके से जैसे सीआरपीसी में होता है उसी तरीके की चीज़ यहाँ पे भी चल रही है। देन फिर जो अथॉरिटी है वो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाएगी या जो भी प्रॉपर्टी सीज की है इस सर्च के अंदर वो बनाएगी, और जो सिग्नेचर हैं विटनेसेस के जो इनको बुलाया था इनके सिग्नेचर भी लेगी कि आपके सामने ये चीज़ें इनके पास से मिली है। और अगर किसी फीमेल को सर्च करना है तो वो सिर्फ फीमेल ही सर्च करेगी, मेल नहीं सर्च कर सकता। और जो अथॉरिटी है shall record the statement of the person searched under clause A clause D in respect of the record or proceed of crime found or seized in the course of search। और ये अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है कि जिस व्यक्ति को सर्च किया गया और उसके पास से अगर कोई प्रोसीड वगैरह निकलते हैं तो उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए। तो सेक्शन 9 के अंदर हमें ये बात बता रखी है कि किस तरीके से हम सर्च करेंगे। देन सेक्शन 10 के अंदर नोटिस की बात की गई है, तो ये क्या बोलता है, वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 हैज़ बिन ड्यूली फाइड, कि अब आपने स्पेशल कोर्ट के अंदर आपने जो सेक्शन 4 की एप्लीकेशन थी जिसके अंदर आप ये चाहते थे कि किसी व्यक्ति को फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करवाया जाए, तो वो एप्लीकेशन आपने सक्सेसफुली फाइल कर दी है। तो उस सिचुएशन के अंदर स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, शेल इशू अ नोटिस टू एन इंडिविजुअल हु इज एलिज टू बी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो अब वो तो हमें उसको तो इन्फॉर्म करना ही है, दोनों पार्टीज को हमें सुनना पड़ता है नेचुरल जस्टिस करने के लिए। तो स्पेशल कोर्ट इस सिचुएशन में उस इंडिविजुअल को क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा कि इस तरीके से आपके अगेंस्ट ये एप्लीकेशन आई है। तो जो ये नोटिस होगा जो सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया है, ये किसको और इशू होगा, टू एनी अदर पर्सन हु हैज़ एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी मेंशन इन द एप्लीकेशन। तो अगर जो व्यक्ति अगर किसी और का भी उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है तो उसको भी ये नोटिस साथ में जाएगा कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इस तरीके से एप्लीकेशन आ रखी है और इसकी इस लिस्ट के अंदर नाम इन्वॉल्व है।
तो ये जो नोटिस है सबसेक्शन 1 का, शेल रिक्वायर द इंडिविजुअल टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस टाइम नॉट लेस देन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच नोटिस। तो यहाँ पे फिर स्पेसिफाइड प्लेस और टाइम बताया जाएगा कि उनको उसको कहाँ पे अपीयर होना है, जो कि 6 हफ्ते से ज़्यादा का नहीं होगा। State the failure to appear on specified place time shall result in declaration of individual as fugitive economic offender और कॉन्फिजिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट। साथ ही साथ ये भी नोटिस में बता दिया जाएगा कि अगर आप यहाँ पे अपीयर नहीं हुए ना, जो आपको टाइम एंड प्लेस बताया गया, तो उस सिचुएशन में आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है और साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिजिकेट किया जा सकता है। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 4 बोलता है कि ये जो नोटिस है सबसेक्शन 1 का, शैल बी फॉरवर्डेड टू सच अथॉरिटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई फॉर इफेक्टिंग सर्विस इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो जो भी जब इसको सर्व कराना है तो उस अथॉरिटी के थ्रू सर्व कराया जाएगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, जैसे दूसरी स्टेट के अंदर करना है। द अथॉरिटी रेफर टू इन सबसेक्शन 4 शैल मेक एफर्ट टू सर्व द नोटिस विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। तो ये जो अथॉरिटी है उसको अपने पूरे एफर्ट्स करने हैं कि 2 वीक्स के अंदर अंदर इस नोटिस को सर्व कर दे। Notice under subsection 1 may also be served to individual alleged to be fugitive economic offender by electronic means। तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी क्या कर सकते हो, ये नोटिस भेज सकते हो। तो जैसे उसकी मेल के ऊपर भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस सबमिटेड इन कनेक्शन विद एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर अंडर सेक्शन 139A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो जो उसने अपना पैन बनवाते हुए अपनी ईमेल आईडी दी होगी, तो उस ईमेल आईडी के ऊपर भी आप ये नोटिस जो है सर्व कर सकते हो। His mail address submitted in connection with application for enrollment under section 3 of the आधार, या आधार के लिए जो उसने अपनी मेल एड्रेस दिया था उसके ऊपर भी ये भेजा जा सकता है, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट बिलोंगिंग टू द इंडिविजुअल विच इज एसेस्ड बाय हिम ओवर द इंटरनेट। तो इसके अंदर ये जो बाकी चीज़ें ना, ये जितने भी हमारे और इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होते हैं व्हाट्सएप वगैरह, इन सबको इंक्लूड करने के लिए कह रहा था, तो उसके ऊपर भी आप ये नोटिस उसके थ्रू भी भिजवा सकते होते हो। तो इस तरीके से उस व्यक्ति को ये नोटिस पहुंच सकता है। अब किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहेगा इस एप्लीकेशन को सुनने का, तो वेयर एन इंडिविजुअल टू होम द नोटिस हैज़ बीन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 अपीयर्स इन पर्सन। तो अगर वो इन पर्सन आ जाता है जिस भी प्लेस और टाइम के ऊपर उसको बुलाया था, द स्पेशल कोर्ट में टर्मिनेट द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। तो स्पेशल कोर्ट क्या कर सकता है, उस प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर सकता है कि भाई ये तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है। लेकिन अगर जो इंडिविजुअल जिसको नोटिस भेजा गया था सबसेक्शन 1 के अंदर, वो अपीयर नहीं होता उस प्लेस और टाइम के ऊपर जहाँ पे उसको बुलाया गया था, लेकिन अपने काउंसिल को भेज देता है, किसी लॉयर के थ्रू अपीयर होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर स्पेशल कोर्ट क्या कर सकता है, अपने डिस्क्रिशन से उस व्यक्ति को एक हफ्ते का टाइम दे सकता है टू फाइल अ रिप्लाई टू द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 की। वो अपना रिप्लाई फाइल कर दे 1 वीक के अंदर अंदर, जो भी उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल हुई है सेक्शन 4 की। और जहाँ पे जो इंडिविजुअल है जिसको नोटिस इशू हुआ था सब सेक्शन 1 के अंदर सेक्शन 10 के, वो फेल टू एंटर अपीयरेंस इधर इन पर्सन और थ्रू काउंसिल, ना ही वो खुद आ पाता या ना ही अपने काउंसिल को भेजता है। तो जो स्पेशल कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि उस व्यक्ति को नोटिस जो है सर्व हो गया है, और या फिर नोटिस जो है उसको सर्व नहीं हुआ है, क्योंकि सारे बेस्ट एफर्ट्स कर लिए गए हैं और वो खुद ही व्यक्ति जो है भाग रहा है उस नोटिस को लेने से, तो इस सिचुएशन के अंदर कोर्ट जो है रिकॉर्ड करके राइटिंग रीजन को राइटिंग के अंदर एप्लीकेशन को सुन सकता है उसके बिना ही, जिसको हम एक्स पार्टी बोल देते हैं। द स्पेशल कोर्ट में ऑल्सो गिव एनी पर्सन टू हुम नोटिस हैज बीन इशूड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 पीरियड ऑफ 1 वीक टू फाइल रिप्लाई टू एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4। तो वो जो कोई और व्यक्ति था ना, जो जिसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, जिसको और भी हमने नोटिस इशू किया था कि भाई तेरा भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ये प्रॉपर्टी का नाम आया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी कॉन्फिजिकेट हो सकती है, तो उसका रिप्लाई के लिए भी हम उसको एक हफ्ता दे सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर रिप्लाई कर दे। फिर सेक्शन 12 के अंदर क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर देते हैं। तो एप्लीकेशन को सुनने के बाद जो सेक्शन 4 की लगी थी, अगर स्पेशल कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि ये जो इंडिविजुअल है ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, तो उस सिचुएशन के अंदर कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है और उस व्यक्ति को, उस इंडिविजुअल को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकता है, और उसके रीज़न कोर्ट राइटिंग के अंदर लिखेगा कि क्यों उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया है। तो जब सबसेक्शन 1 के अंदर इसको इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो जो स्पेशल कोर्ट है वो क्या कर सकता है, मे ऑर्डर दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी स्टैंड कॉन्फिजिकेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी उसकी इस तरीके की प्रॉपर्टी है अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब्त हो गई है, ऐसा ऑर्डर कर सकता है स्पेशल कोर्ट। कौन सी प्रॉपर्टी, द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन इंडिया, जो भी उसके प्रोसीड्स हैं, मतलब जो भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से इंडिया की है या अब्रॉड की है,
चाहे वो उस फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के थ्रू ओन्ड हो रही थी या नहीं हो रही थी, एंड कोई और प्रॉपर्टी या बेनामी प्रॉपर्टी जो कि उसकी इंडिया या अब्रॉड के अंदर है, जो कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जिसका मालिक था, तो ये प्रॉपर्टी अब कॉन्फिस्केट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे, अगर उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है तो। The confiscation order of special court shall to the extent possible identify the properties। अब ये जो स्पेशल कोर्ट ने कॉन्फिस्केशन ऑर्डर किया है, इस ऑर्डर के अंदर स्पेशल कोर्ट सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा जहाँ तक पॉसिबल हो सके कि कौन सी प्रॉपर्टी के लिए अगेंस्ट ऑर्डर हो रहे हैं, जो प्रॉपर्टी इंडिया में है, अब्रॉड में है, क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल देने की कोशिश करेगा, कि आइडेंटिफाई करना, क्वान्टिफाई करना, उसकी क्या वैल्यू है, सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेगा। तो और जो कॉन्फिस्केशन ऑर्डर है स्पेशल कोर्ट का, शेल सेपरेटली लिस्ट एनी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इन इंडिया विच इज़ टू बी कॉन्फिस्केटेड। तो अलग से स्पेशल सेपरेटली लिस्ट के अंदर वो मेंशन करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी उसकी इंडिया के अंदर है। और अगर कोई स्पेशल कोर्ट जो है जो ऑर्डर करता है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का सबसेक्शन 2 के अंदर, तो जो प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर यानी कि जो बाहर है द स्पेशल कोर्ट, उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, यानी कि जैसे इंडिया से बाहर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कि उससे रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस ऑर्डर को, ये जो यहाँ हमारी कंट्री में है, उसको एग्जीक्यूट कर दो। वो उसका उस कंट्री की मर्जी है, वो करे ना करे, वो दैट डिपेंड्स अपॉन आर ट्रीटी की हमारी कैसे रिलेशन है उस कंट्री के साथ, हमारी क्या ट्रीटी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो ट्रांसमिटेड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर अंडर सबसेक्शन 5 शेल बी ट्रांसमिटेड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बताएगी किस तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर इस नोटिस को भेजना है, जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है इसको भेजना है, तो किस तरीके से भेजना है। और जो स्पेशल कोर्ट है जब वो कॉन्फिस्केशन ऑर्डर कर रही होगी तो वो क्या कर सकती है, एग्जाम कर सकती है किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। कहाँ गया पेन, हाँ, exempt from confiscation any property which is proceed of crime in which any other person, जिसके अंदर कोई और व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है इन्वॉल्व है, जो कि खुद फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है। और ये बोलता है कि उसने वो प्रॉपर्टी बोनाफाइडली एक्वायर की थी बिना इस नॉलेज की कि ये जो प्रॉपर्टी है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। All the rights and title in the confiscated property shall from date of confiscation order vest in the central government। फिर जब ऑर्डर हो जाएगा कॉन्फिस्केशन का, तो उस दिन से वो जो प्रॉपर्टी है किसकी हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी, और उसके ऊपर अगर कोई भी एनक्यूम्ब्रेंसेस थे वो सारे एनक्यूम्ब्रेंसेस हट जाएंगे। वेयर ऑन द कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग स्पेशल कोर्ट को ये मिलता है कि द इंडिविजुअल इज नॉट अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, की नहीं नहीं ये जो इंडिविजुअल था ये नहीं था इस तरीके का ऑफेंडर, तो जो स्पेशल कोर्ट है वो क्या पास कर सकता है, इस जो भी प्रॉपर्टीज थी उसकी रिलीज के ऑर्डर पास कर सकता है, जो भी प्रॉपर्टी अटैच हुई थी, सीज हुई थी, उन सब के रिलीज के ऑर्डर पास कर सकता है। और जहाँ पे भी जब वो इस तरीके के ऑर्डर पास करेगा स्पेशल कोर्ट सबसेक्शन 9 के अंदर, तो जो डायरेक्टर है या कोई भी ऑफिसर है जिसको भी ऑथराइज किया गया था, behalf may withhold the release of any such property or record for a period of 90 days from the date of receipt of such order if is opinion that such property is relevant for the appeal proceeding under this act। तो जो डायरेक्टर था, डिप्टी डायरेक्टर था, उसको 90 डेज का टाइम दिया गया कि अगर स्पेशल कोर्ट रिलीज कर देता है तो 90 डेज है कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट को अपील में जाना है, तो 90 डेज तक इसको सीज करके रख, अगर अपील में जाता है फिर जो अपील में होगा वहाँ का वहाँ देखा जाएगा। सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन के बारे में बात होती है कि वेयर एट एनी टाइम आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 एनी अदर प्रॉपर्टी इज डिस्कवर्ड और आइडेंटिफाई, कि भाई हमने तो अभी एक बार ही लगा दी सेक्शन 4 की एप्लीकेशन, अब ऐसा हो सकता है ना कि हम सर्च कर रहे हैं और हमें और भी प्रॉपर्टीज मिल जाएं, which constitute the proceed of crime or property or benami property owned by individual in India and abroad who is a fugitive economic offender be liable to be confiscated under this act। The director or any other officer not below the rank of deputy director authorized by director for the purpose of this section may file supplementary application in special court seeking confiscation of such property। तो उस प्रॉपर्टी को जो हमें बाद में मिली है उसके लिए भी जो डिप्टी डायरेक्टर है या डायरेक्टर है वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केट किया जाए। और फिर उस प्रॉपर्टी में भी जितना हमने पढ़ा ना अभी सेक्शन 4 से 12 तक सब चीज़ें उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगी। देन सेक्शन 14 के अंदर दे रखा है पावर टू डिसअलॉय सिविल क्लेम्स। तो जो यहाँ पे पावर दे रखी है कि जो सिविल क्लेम्स है उसको डिसअलाउ किया जा सकता है अगर किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है, तो कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो भी इंडिया के अंदर है, अगर उसके अंदर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग चल रही है तो वो डिसअलॉय कर सकता है उस इंडिविजुअल को कि वो उस प्रॉपर्टी को अगेंस्ट मतलब कि सिविल क्लेम के लिए लेके आए। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड इन दिस एक्ट, तो फिर किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा, वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। फिर मिसलेनियस प्रोविजन है, इसके अंदर कुछ नहीं है, रूल ऑफ एविडेंस बता रखा है इसके अंदर कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि कोई व्यक्ति जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है या जो प्रॉपर्टी है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है,
वो डायरेक्टर या जो भी व्यक्ति, मतलब जो भी ऑफिसर है जो एप्लीकेशन सेक्शन 4 की फाइल कर रहा है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा। एविडेंस एक्ट भी यही बोलता है कि जो व्यक्ति जो इस बात को बोल रहा है, जिसका असर्शन कर रहा है, दावा कर रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी व्यक्ति के ऊपर रहता है। तो ये हमें इसके अंदर बता रखा है। फिर अपील के लिए बता रखा है कि तो कोई भी जजमेंट या ऑर्डर होता है या कोई भी चीज़ होती है तो स्पेशल कोर्ट की अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी, चाहे वो फैक्ट के रिगार्डिंग हो या लॉ के रिगार्डिंग हो। और अपील का पीरियड दे रखा है 30 दिन का, कि जब भी जजमेंट आएगा उसके विदिन 30 डेज के अंदर आपको अपील करनी है। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन बोल रखा है कि कोई भी सिविल कोर्ट के अंदर नहीं चीज़ें चलेंगी, इसकी रिगार्डिंग कोई भी प्रोसीडिंग वगैरह नहीं चलेगी। और अगर कोई जैसे डायरेक्टर वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्टी डायरेक्टर कोई जो एक्शन है वो गुड फेथ के अंदर लेता है तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, वो शेड्यूल को अमेंड कर सकते हैं। तो ये तो बाकी वही है। एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉ नॉट बार्ड, अगर कोई और लॉ भी उसके ऊपर लग रहे हैं, कोई और प्रोविजन भी लग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बाहर नहीं होंगी, वो भी लगती रहेंगी। और रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है कि जो है वो रूल्स बना सकते हैं। तो ये लेइंग ऑफ रूल्स, और जो भी रूल है फिर जब बना लिए जाएंगे जैसे ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, तो फिर उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़, ये पावर मतलब ये भी जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट रख रखी है, और वो कोई डिफ़िकल्टीज़ है उनको रिमूव कर सकती है। बस ये हमारा एक्ट जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इस एक्ट का नाम क्या था? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। सो आई होप आपको समझ आया हो, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया हो कि ये एक्ट है क्या। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।